हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मतलब बाल विकास के अंतर्गत जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके बीच लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और जो हमारी परीक्षाएं हैं उसी से संदर्भ में है ये वीडियो। आप लोग इसे हल करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर लिखा है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आपको बताना है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बी, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझाना। उसके बाद है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापकों को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ में नहीं पूछ ले, जिस प्रश्न में, उसको हम नकारात्मक ही ढूंढेंगे। नकारात्मक जो होगा वही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा मित्रों। तो हमारा आंसर जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय डॉट डॉट आपको बताना है कि बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय किस प्रकार की भूमिका निभाता है, आपसे ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, विद्यालय की बहुत कम भूमिका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यालय जो है वो बच्चों के सामाजिकरण में जो विद्यालय है वो द्वितीय कारक की भूमिका निभाता है। आप सब जानते होंगे कि प्राथमिक कारक जो होते हैं वो घर, परिवार और आसपास के परिवेश होता है, ठीक है। घर, परिवार और आसपास का परिवेश ये प्राथमिक कारक होता है बच्चों का, और द्वितीय कारक जो है वो इसके बाद ही विद्यालय जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, जो कि हमें जो है सिर्फ पढ़ना होता है ध्यान से, और उत्तर उसका उसी में छुपा रहता है, आसानी से निकल जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से आप लोग ध्यान देंगे, इसमें नहीं पूछा है। क्या? इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे कि बच्चों के जो है चिंतन में कौन सा कारक सही नहीं है, कौन सी ऑप्शन इसमें नहीं सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण मतलब छानबीन की लालसा होती है। सही बात है, ये तो बच्चों में होती ही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही है। जब हम लोग भी छोटे थे
तो ऐसी घटनाएं हो रही थी। हम लोग चीज़ों को जानने की इच्छा रखते थे। अब तो खैर हम लोगों जो भी बच्चे हैं सब लोगों की यही बातें होती हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये भी सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नहीं, ये बात एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर डी यही नकारात्मक है और हमें क्या ढूंढना था? नहीं, नहीं ढूंढना था और नहीं जिसमें रहे, जिसमें नकारात्मक रहे वही सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही था इसमें। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधताओं को डांट डांट चाहिए समझना, अनदेखा करना, टालना, उपेक्षित करना। तो आपको बताना है इसमें क्या नहीं, क्या करना चाहिए अध्यापिका को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों, समझना। क्या समझना? अगर सही सुचारू रूप से अपने अधिगम को चलाना है तो उसको सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा। अपनी कक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना होगा, तभी हम लोग अच्छे से अधिगम बच्चों को करा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है। अब प्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण पर, गुणारोपण लिखा है दोस्तों, गुणारोपण पर। तो इसमें जो है सांस्कृतिक उपकरणों पर। ठीक है, ये सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की ज़्यादा बात करते हैं लेवाइगोस्की महोदय, इसलिए सामाजिक जो है उपकरणों पर ये जोर देते हैं। ठीक है, इससे बच्चा जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निम्नात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार या सोच में विकेंद्रीकरण। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर डी, विचार या सोच में केंद्रीकरण होना चाहिए जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, ये होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक डाट डाट अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग सकारात्मक ही आंसर हेरेंगे। जितना भी हम लोग सकारात्मक आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगी अवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो अधिगम कैसे बच्चा करेगा? इस बात को हम लोग ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक समावेशी कक्षा में डाट डाट पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर बच्चों को के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी या समरूपी निर्देश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। हर बच्चे के जो है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, जब अवसर देंगे बच्चे को तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। तो ये जो अवसर शब्द है, अगर जिस भी ऑप्शन में अवसर शब्द रहे तो उसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादातर सही होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी,
विकास जो है वो बहुआयामी होता है। विकास किसी एक पक्ष का नहीं होता है। विकास तो जब होता है तो सारे पक्षों का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है, हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। लिखा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को आगे डॉट डॉट है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हों। ऑप्शन नंबर 4 है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। नहीं, उपेक्षा नहीं करेंगे, ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों। जो भी गलत होगा उसे हम पहले गलत काट देंगे। उसके बाद विद्या परिचर्चा करके जिससे बहुपरिपेक्षीय सशक्त हो। यहाँ सशक्त शब्द, जहाँ भी कठोर शब्द हो वो उस ऑप्शन को जरूर से ज़रूर हम गलत मार देंगे। ये भी गलत है दोस्तों। सॉरी, ये नहीं गलत है, ये क्वेश्चन नहीं गलत है। विद्यार्थियों में संवाद जरूर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है ये, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके योग्यता आधारित समूह बनाएंगे। नहीं, ये गलत होगा। ये बच्चों के मानसिक विकार पे असर पड़ेगा कि उन्हें भेदभाव उनके साथ हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है और ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है। तो 1 3 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोच रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इसे में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर डी कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या हो, मूर्त हो। ऐसे ही मध्य बाल्यावस्था का ये प्रमुख गुण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया है। आपको बताना है जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास है उनकी जो संरचना है किस रूप में वर्णित किया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों, स्कीमा या मनोबद्ध के संबंध में, मनोबंध हो या स्कीमा के संदर्भ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक डॉट डॉट कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। तो आपको बताना है कि इसमें क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिशील। यही सबसे सकारात्मक, इन तीनों में सबसे सकारात्मक जो इसमें ऑप्शन है उसमें डी हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो इसमें जो हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों।
समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट उत्पन्न करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि जब भी हम समूह में पढ़ते हैं या बच्चों को समूह में पढ़ते हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समूह में बच्चे सीखते भी हैं। तो इसमें जो है हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भी जितने बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे उसमें सबसे आसान होता है आंसर ढूंढना। सबसे आसान आंसर सिर्फ उसको हम आराम से पढ़ ले जाएं, बस 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए प्रश्न को, अपने आप आंसर निकल आएगा सीटेट में और कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट वातावरण के। भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी संस्कृतियाँ विविधताएँ होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बाकी सभी गलत हैं। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे का विकास एक व्यवस्थित क्रम में नहीं हो सकता है, ठीक है, ना ही किसी भी व्यवस्थित क्रम में हो सकता है, न एक दिवसीय हो सकता है, बल्कि उसमें बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं उनके विकास के क्रम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों के विकास की क्रम में होता है। आपको बताना है जन्म से किशोरावस्था के जो विकास का क्रम है उसको आपको इसमें पहचानना है। मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, अमूर्त, मूर्त, संवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। तो इसमें हमें पहचानना है मित्रों कि ये सीधा हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जन्म से और किशोरावस्था तक। तो इसमें सबसे पहले जो अवस्था आती है दोस्तों सांवेदिक या पेशीय अवस्था होती है, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। कितना होती है? ये जन्म से 2 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था आती है, क्योंकि जीन पियाजे महोदय ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थीं, ठीक है। संवेदिक या पेशीय गामा अवस्था, उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था न, और उसके बाद 3 जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे महोदय ने बताए थे और उसी के संदर्भ में ये पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
उसमें सारी कमियां जो होती हैं वो क्या हैं, वो स्कूल की ही होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो कह रहा है, यहाँ पूछने का मतलब ये है कि जो सीखने का क्रम होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। सरल व्यक्तिगत होता है, जटिल निष्क्रिय होती है, जटिल सक्रिय होती है और सरल और रैखिक होती है। तो हमने बताया जो हमें सकारात्मक ऑप्शन लगे उसी को मारना चाहिए मित्रों। तो इसमें सबसे सकारात्मक जो है वो व्यक्तिगत अधिगम नहीं होती है, ठीक है, न बहुत सरल होती है, और निष्क्रिय अधिगम भी नहीं होता है, और रैखिक भी नहीं होता है कि एक रेखा में चले अधिगम। अधिगम कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, इसलिए ना तो ऑप्शन नंबर इसमें रैखिक है, ये सही हो जाएगा। निष्क्रिय तो होगा नहीं, कोई निष्क्रिय होकर अधिगम कर ही नहीं सकता, और व्यक्तिगत अधिगम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिगम जो होता है, जो सीखने का कर्म होता है, वो एक दूसरे से ही आदमी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेओ वाइगोस्की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इसको जीन पियाजे महोदय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।